देश को भ्रमित करने का काम करेंगे, धर्म के नाम पर बांटने का काम करेंगे, जाति के नाम पर बांटने का काम करेंगे। एक चेहरे की वजह से ही ये सारा कुछ होता गया। काला धन देश में वापस आएगा, 15-15 लाख रुपए खातों में आएंगे, 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सब के सब धराशायी हो गए, सब ढकोसला है। किसान से पूछा ही नहीं गया, जबरदस्ती कानून थोप दिया गया हमारे ऊपर। हालात स्थितियां बहुत बदले हुए हैं। किसान हमारा देश का बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। 40 गांव हैं जो सिंचाई से बिल्कुल वंचित हैं। वहां पर ना तो किसी प्रकार की कोई नहर है, ना कोई बंबा है, ना नदी है, कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और वहां का जल स्तर भी बहुत गिरा हुआ है। कोई भी जनप्रतिनिधि जब से लेकर आज तक मैं देख रहा हूं, पिछले 20-22 वर्षों का ये कार्यकाल जो गुजरा है, इसमें आज तक कोई इस व्यवस्था को लागू नहीं करा पाया। मुझे 5 वर्ष का समय दान में वो देंगे तो मैं निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ूंगा। सबसे पहले तो मैं जो अपनी बातचीत की श्रृंखला है इसको शुरुआत करूंगा यहाँ से कि जब कोई भी पार्टी हो, मैं पार्टी का नाम भी नहीं लेता, जब चुनाव चलता है तो सिर्फ ये रह जाता है कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। तो जब वोटर चुनाव लड़ने का टाइम पर ये क्यों भूल जाता है कि हमें मुद्दे याद रखने हैं, कैंडिडेट याद नहीं रखना है, उसके बाद फिर हम मुद्दों पर आएंगे। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ कैंडिडेट याद रखे जाते हैं, मुद्दे क्यों भूल जाती है पब्लिक एंड टाइम पर आकर? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी देश में आज सरकार में काबिज है, और मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी क्या, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर एक पार्टी काबिज है। सीधी सी बात यह है जी। और उनके पास मुझे जो लगता है, मैंने जो आभास किया है, चूँकि मैं भी पीछे समय से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, उससे पहले भी मैं लड़ा हूँ, तो मैं देखता आ रहा हूँ कि उनके पास जो पॉलिसी है, उनका जो सोचना है, वो सिर्फ लोगों को, जनता को, जो भोली भाली देश की जनता है, उनको 2 रास्तों पर भटकाने का प्रयास करती है। एक देश के नाम पर, एक धर्म के नाम पर। देश और धर्म के नाम पर लोगों को इतना भावुक और इतना मतलब उस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया, चुनाव आते आते कहीं ना कहीं उनके इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाते हैं। आप देखते आ रहे हैं, पुलवामा की घटना हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके अलावा आप कैसे हम इस चीज़ की सफाई पेश करें कि ये लोग किन हालातों में जा करके देश को भ्रमित करने का काम करेंगे, धर्म के नाम पर बांटने का काम करेंगे, जाति के नाम पर बांटने का काम करेंगे। तो मैं जनता से कहना यही चाहता हूँ कि अब हमको सारी चीज़ों पर संभल के काम करना पड़ेगा। हालात, स्थितियाँ बहुत बदले हुए हैं। किसान हमारा देश का बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। ऊपर से ये कृषि के 3 बड़े काले कानून उनके ऊपर जबरदस्ती थोप दिए गए, तो इनका क्या औचित्य बनता है? हम अपने घर में भी होते हैं, अपने बच्चे को हम खिलौना भी दिलाने जाएंगे तो बच्चे की मर्जी पूछेंगे, बच्चे को बाजार में ले जाएंगे कि बेटा कौन सा खिलौना चाहिए, लेकिन वहाँ तो किसान से पूछा ही नहीं गया, जबरदस्ती कानून थोप दिया गया हमारे ऊपर। किसान को कानून चाहिए ही नहीं था, फिर भी ये हालात है, संघर्ष कर रहा है किसान। इतने किसानों ने वहाँ देश की, दिल्ली की, जो देश की राजधानी दिल्ली है, उसके बॉर्डरों पे शहादत दे दी, लेकिन हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जरा भी मन में और इस देश के किसान के प्रति जरा भी भावना पैदा नहीं हुई कि उनको हम श्रद्धांजलि देने भी पहुंच जाएं, उनको एक कहीं ना कहीं एक इस तरह की संतुष्टि भी दें जिससे कि आगे किसान उस रास्ते से आकर के कोई सही स्थिति को चुनने के लिए तैयार हो। किसानों का मुद्दा जो है लंबे समय से, अब 8-9 महीने हो गए, पहले सिर्फ पंजाब से शुरू हुआ था, बाद में पश्चिमी यूपी, सहारनपुर, फिर बागपत, मुजफ्फरनगर, सिसौली से राकेश टिकैत जी पहुँचे। अब ये मुद्दा, उसके बाद मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी आया, लेकिन सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए कहती है, लेकिन इस मुद्दे पे कहती है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, बाकी बातचीत करने के लिए आप आ सकते हैं। तो ऐसी क्या हठ धर्मता है कि वो कानून वापस लेना ही नहीं चाहते हैं? देखिए, इसके पीछे सीधा सा एक कारण मुझे दिखाई देता है। जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ उनका समझौता है। उन्हीं की वजह से मुझे लगता है, मेरा जो विवेक कहता है, उन्हीं की वजह से ये लोग सरकार में काबिज हैं। वो उनसे धन अर्जित करना, सरकार में उनकी भागीदारी, चाहे वो बड़े व्यापारों के संबंध में हो और
कृषि के जो काले कानून इन्होंने लाए हैं उनमें सीधा सीधा सा दिखाई देता है। अडानी अंबानी जैसे और तमाम जो देश के बड़े घराने हैं जिनको ये लाभ पहुंचाने के माध्यम से इन कानूनों को लाए, जिसमें कि कृषि का, हमारे अनाज का बड़ा भंडारण हो, जिसकी अवधि कोई ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। ये सब सारे कारण यही दर्शाते हैं कि सरकार पूरे तरीके से इन व्यापारियों की गिरफ्त में है। अच्छा, सरकार, ये आपका जो विधानसभा क्षेत्र लगता है, इसमें जो युवा हैं, अगर उनके रोजगार की बात करें तो उनका मुख्य पेशा, जैसे आपसे बातचीत हुई थी, आपने बताया कि वो पुलिस की तरफ, फौज की तरफ तैयारी करते हैं। और मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे तो उनकी तरफ से एक आश्वासन दिया गया था कि उनके लिए हम कोई एक सेंटर बनाएंगे। तो इतना लंबा समय हुआ, मुलायम सिंह जी सरकार में रहे, बसपा की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार है, तो इस चीज़ को क्यों इग्नोर किया जाता है? और आपका अगर मौका मिलता है, जनता आपको चुनती है, तो आप किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो भी तमाम सम्मानित हमारे यहाँ के सांसद और विधायक चुन करके गए, यहाँ की जनता ने, यहाँ के नौजवानों ने हर बार यही आशा जताई उनके ऊपर कि ये हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हमारे लिए सेना भर्ती केंद्र यहाँ करावली में खुलवाएंगे, ऐसी आशा के साथ। और ये चर्चाएं हर उस प्रतिनिधि के साथ उनके नौजवानों ने की, लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि, जब से लेके आज तक मैं देख रहा हूँ, पिछले 20-22 वर्षों का ये कार्यकाल जो गुजरा है, इसमें आज तक कोई इस व्यवस्था को लागू नहीं करा पाया। अगर मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, चूँकि पहले भी मैं निरंतर विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ और इस बार भी मैं इस प्रयास में हूँ कि मेरी क्षेत्र की सम्मानित जनता यदि मुझ पर विश्वास जताएगी और मुझे 5 वर्ष का समय जो मिलता है एक जनप्रतिनिधि को अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए, वो 5 वर्ष का समय अगर मुझे दान में वो देंगे तो मैं निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ूंगा। चाहे मुझे विधानसभा में इस पर अपना तैयारी करके जाना पड़े, या मुझे विधानसभा से अलग हटके भी केंद्र की जो भी सरकार होगी, वहाँ से संबंधित मंत्रालय होंगे, संबंधित अधिकारी होंगे, मैं इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ूंगा। और मेरा विश्वास है कि यदि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं इस कार्य को करके अंजाम ही दूंगा। आपके क्षेत्र में ऐसा एरिया कितना पड़ता है जो सिंचाई से वंचित है? देखिए, वैसे तो हमारी जो करावली तहसील है उसमें सिंचाई के साधन तो छोटी छोटी स्थितियों में हैं। कुछ छोटी नहरें, बम्बे, और एक एफएस बोलते हैं फतेहपुर सीकरी, आगरा कैनाल जिससे है, उसमें से एफएस भी निकलती है। उसके द्वारा कई स्थानों पर सिंचाई हो जाती है, कहीं पानी पहुंच जाता, कहीं नहीं पहुंच पाता। अब वो विभाग की और सरकार की क्या नीतियां रहती हैं उसके अनुसार अक्सर मैंने देखा है, ये लड़ाई अक्सर यहाँ के किसान लड़ते आ रहे हैं कि टेल तक पानी नहीं पहुंचा, और टेल तक पानी पहुंचने की स्थिति ही नहीं हो पाती, क्योंकि मैंने देखा है कि नहरों की पटरियां अक्सर टूट जाती हैं। विभाग के लोगों को हम जा करके मिलते हैं, प्रयास करते हैं, ये सब अक्सर चला करता है। एक क्षेत्र मेरी नज़र में है जो 40 गांव हैं लगभग, फतेहपुर सीकरी से जब हम रूपबास की तरफ चलते हैं, वो राजस्थान के बॉर्डर को टच करते हैं, वहाँ लगभग 40 गांव हैं जो सिंचाई से बिल्कुल वंचित हैं। वहाँ पर ना तो किसी प्रकार की कोई नहर है, ना कोई बम्बा है, ना नदी है, कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ का जल स्तर भी बहुत गिरा हुआ है। अक्सर मैंने देखा है कि जो भी किसान वहाँ बोरिंग करने का भी प्रयास करता है तो बड़ा डीप बोर जाना पड़ेगा, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से कोई सिंचाई की व्यवस्था बनती है। लेकिन आमतौर पर साधारण किसान वहाँ पर सिंचाई नहीं कर सकता। वहाँ बहुत लंबे समय से मांग है कि वहाँ पर कोई नहर, बम्बा, कोई माइनर इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे लोगों को सिंचाई की व्यवस्था बन सकती हो। ये आपके क्षेत्र में, जैसे अपने हर क्षेत्र का कुछ ना कुछ होता है कि यहाँ ये बिजनेस है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? लोगों के पास क्या काम धंधा ज़्यादा चलता है इधर? देखिए, बहुतायत में तो हमारा जो किरावली तहसील फतेहपुर सीकरी विधानसभा है, यहाँ की जनसंख्या अधिकतर तो कृषि पर निर्भर है। लेकिन कृषि के अलावा यदि दूसरा कोई व्यापार, कोई काम है जो नज़र आता है मुझे, वो गलीचे और दरी का काम है। फतेहपुर सीकरी कस्बे के अंदर होता है, उसके आसपास गाँव में भी होता है, और ये काम होता ज़रूर है, लोग मेहनत बहुत करते हैं, प्रयास बहुत करते हैं,
लेकिन उसका आउटपुट जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया आज तक। और यदि जनता का आशीर्वाद मुझ पर हुआ तो मैं चाहूँगा कि देश में एक बहुत शानदार, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की बहुत बढ़िया व्यापार है, एक ऐसा व्यापार है जिसको विदेशों तक जाना जाता है। जैसे वाराणसी में बुनकरों को सुविधा दे। जी हाँ, जी हाँ। मेरा प्रयास यही होगा कि यहाँ पर भी उसी प्रकार की एक अच्छी सुविधा मिले, एक अच्छा केंद्र स्थापित हो, सरकार के माध्यम से प्रयास किया जाए और यहाँ पर एक केंद्र बने जिससे इस व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सके। आखिर में मतलब सारी बातें जब हम मुद्दे देखते हैं तो वो मैं इस शुरुआत वाले सवाल पर आता हूँ, इलेक्शन के टाइम पर पब्लिक ये सब क्यों भूल जाती है, उसके साथ क्या घटना हुई, 5 साल उसने क्या झेला, और एंड में सिर्फ ये रह जाता है कि मतलब पार्टी भी भूल ही जाते हैं कि कैंडिडेट कौन है। उनको ये नहीं पता कि पार्टी का एजेंडा क्या है, पार्टी हमसे वादे क्या कर रही है, उनको ये भी नहीं पता, सिर्फ ये देखते हैं कि कैंडिडेट कौन है। ऐसा होता क्यों है, क्या इसके पीछे लॉजिक होता है लोगों का? आप पब्लिक से डीलिंग ज़्यादा करते हैं। नहीं, आपने जो कहा, आपने जो सवाल किया है, आपका सवाल, अगर आप लोगों से पूछोगे ना कि किस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, उसमें क्या क्या मांगे, उसको नहीं पता, उसको सिर्फ कैंडिडेट का नाम पता है। आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल अक्सर पहले से मैं देख रहा हूँ, ये चरितार्थ था, लेकिन 2014 से मैं मानता हूँ कि ये स्थितियों में बदलाव है। 2014 से पहले किसी भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में एक प्रत्याशी का रूप, उसका व्यवहार, उसका चाल चलन, इसको लोग देखते थे, ये देखते थे इससे हमारा कितना अपनापन है। लेकिन 14 का लोकसभा चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव और फिर 19 का लोकसभा चुनाव, ये 3 चुनाव हमने देखे हैं। इन चुनावों में हमने देखा है कि जनता ने किसी प्रत्याशी के चेहरे पर विश्वास नहीं किया, किसी प्रत्याशी के चाल चलन पर विश्वास नहीं किया, किसी प्रत्याशी की कार्यशैली पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक दल को देखा, उस दल के नाम पर सब लोग बहते चले गए। दल के नाम पर, या जिस आप कैंडिडेट के नाम या उसके चेहरे को कह रहे हैं, वो उन्होंने उस एक चेहरा मोदी जी को मान लिया। हाँ? और उसके नाम पर किया। हाँ, तो बिल्कुल। बात एक कैंडिडेट की रही फिर एंड में आकर के। बात कुल मिलाकर के बात यही है, एक चेहरे की वजह से ही ये सारा कुछ होता गया। लेकिन वो सब का सब अब लोगों की नजर में आ रहा है, वो सब ढकोसला साबित हो रहा है। लोग चाहते थे कि देश में बड़ा परिवर्तन होगा, काला धन देश में वापस आएगा, 15-15 लाख रुपए खातों में आएंगे, 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सब के सब धराशायी हो गए, सब ढकोसला है, कहीं पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, विकास के नाम पर कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। कार्य का तो जैसे हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, स्थिति ये है कि जो मतलब हार्ड कोर मोदी फैन है, उनसे पूछो कि तुम कोई भी 5 योजनाएं जो तुमको पसंद है मोदी सरकार की, वो बताओ, नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। लेकिन फिर मतलब किस तरह से वोट करते हैं लोग? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो पीछे हुआ है, पीछे कहीं ना कहीं, क्या मतलब अब इस बार परिस्थितियां बदल सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, पीछे जो हुआ है 3 चुनावों में, उन चुनावों के बाद आज के हालातों में बड़ा अंतर है। क्योंकि सबसे बड़ा तो किसान आंदोलन जो देश में आप देख रहे हैं, उस किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं परिणाम, उसका कहीं ना कहीं एक दृश्य और उसकी एक लड़ाई, एक संघर्ष आपने बंगाल के चुनाव में भी देख लिया। ठीक है, अब मेरा मानना यह है कि जो धर्म, जाति, गोत्र के नाम पर जो लड़ाई हुआ करती थी, उनमें भी कहीं ना कहीं रुकावट है। लोग समझ रहे हैं कि प्रत्याशी को भी समझना पड़ेगा, जो प्रतिनिधि आप चुन के भेजोगे वो प्रतिनिधि आपके बीच में उपलब्ध नहीं होगा तो फिर आप किसके लिए वोट कर रहे हो। तो ये बहुत परिवर्तन है लोगों में आज में और उस दिन में। आज लोगों में भावना है कि ये सरकार निकम्मी है। इस सरकार में आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में किस तरह का तांडव इन्होंने किया है, किस तरह की आपने लोकतंत्र की इन्होंने हत्या की है, उससे साफ दिखाई देता है, साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये लोग गुंडाई कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज मुझे लगता है कि जनता इनको बिल्कुल नकारने की स्थिति में है। इसका एक विपरीत असर मैंने आपसे कहा था कि ये 3 चुनाव में हमने देखा, लेकिन इसके विपरीत एक असर बंगाल का चुनाव परिणाम है, इसको कोई नहीं झुठला सकता।
भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी की टीम ने पूरी ताकत देश की सारी बंगाल में लगा दी, लेकिन ममता जी ने यह दिखा दिया, देश को बता दिया कि यह भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ नहीं है। लोकतंत्र जीवित अगर रखना है, जनता के बीच में अपना विश्वास जागृत रखना है, तो किस तरह से हमको संघर्ष करना है, किस तरह से हमको लड़ाई लड़नी है, किस तरह से हमको जनता के हित के काम करने हैं, वो ममता जी ने बंगाल में दिखाया। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी वही हालात पैदा होने जा रहे हैं और इस भारतीय जनता पार्टी से लोग वाकई में, आप मैं मान लीजिए, मैं राजनीति के परिदृश्य में शामिल रहता हूं, आप मुझे ना इन बातों को पूछें, आप साधारण किसी भी व्यक्ति से, पान की दुकान वाले से, चाय की दुकान वाले से, ठेला चलाने वाले से, रिक्शा चलाने वाले से, बस में, आप जहां पर आम नागरिक चल रहा है, काम कर रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में, वो आपको बता देगा, वहां से आपको महसूस हो जाएगा। अभी इन चीजों से आपको पता लग जाएगा कि वाकई में अब परिवर्तन की स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर भी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के विश्वास का धागा हिल रहा है। बिल्कुल हिल रहा है। जे हमारी ब्रजेश जी से बात हो रही थी, बाकी हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और आप भी जारी रखिए, लिखना, पढ़ना और समझना। ये किसी भी पार्टी के झूठे ढकोसलों में ना फंसें, क्योंकि ये ढकोसले आपको चुनाव के दिन तक ही आपके सामने रखे जाते हैं, बाकी इनका आपके जीवन से कोई नाता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी शिक्षा का स्तर सुधारिए, स्वास्थ्य का स्तर सुधारिए, ताकि आपके रोजगार का स्तर हो, आपके रोजी रोटी का इंतजाम हो, वो सही रहेगा तो आपका परिवार सही रहेगा और तभी ये देश सही रहेगा। बाकी तो सब मोह माया है, चलता रहेगा। आप समझदार बने, सही को चुनें। धन्यवाद।